गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें भी कल हम लोगों ने जो पढ़ा था थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी चीज होती है, जैसे कि टिश्यू है, टिश्यू किससे बना हुआ है? टिश्यू बना हुआ है हमारा सेल से बना हुआ। उस सेल के बारे में हमें पहले जानकारी लेनी होती है। जब हम सेल की जानकारी ले लेते हैं तो हमें टिश्यू का फिर मसल्स को पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे अब तक हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए एक सेल होता है, सेल के अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, उसमें केंद्रक होता है, ये सारी चीजें होती हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। हम लोग मसल्स के संदर्भ में सेल्स के भी अलग अलग शेप होते हैं, सेल्स के भी अलग अलग शेप होते हैं, आकार होता है। मसल सेल का जो आकार होता है वो कहा गया सिलिंड्रिकल आकार होता है, बेलनाकार इसी को कहा गया है। बेलनाकार होता है, यानी एक सेल की बात हो रही, एक कोशिका की बात हो रही, ये कोशिका बेलनाकार होने वाला है। साथ ही इसमें रेखाएं ऐसे तो होती ही हैं, और इसके साथ ही कहा गया है रेखाएं इस तरह से भी होती। सेल की बात आ रही, उस सेल के अंदर भी मायोफाइब्रिल्स होते हैं। मायोफाइब्रिल्स मतलब एक तंतु होता है, धागा होता है। तंतु मतलब धागा होता है, उसको मायोफाइब्रिल कहते हैं। कौन से सेल की बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं मसल मसल से। सेल। तो ये मायोफाइब्रिल्स होता है, तो एक मायोफाइब्रिल्स को अगर उसमें से निकाला जाए तो ये एक मायोफाइब्रिल्स आपके सामने है। इस मायोफैब्रिल्स में भी संरचना ऊपर होती है, क्योंकि आसान नहीं। जैसे हम लोग बिजली के जो बहुत कुछ ऐसा यंत्र होता है, उसमें जब उसको खोलेंगे तो उसमें इतने तार, इतना और सर्किट लगा होता है, पता नहीं चलता कैसे है। उसी तरह के इस तरीके से हमारे सेल में भी है, खास करके मस्कुलर सेल में। उसमें देखिए ऐसे रेखाएं हैं, एक तो ऊपर से भी रेखाएं हैं। अब इसमें स्थिति ऐसी होती है कि देखिए मायोफाइब्रिल से, यानी सेल के अंदर का एक अंग है, एक टुकड़ा है, सेल के अंदर एक तंतु है, उसको निकाय जिसका नाम है मायोफाइब्रिल्स। उसमें देखिए लाल वाली रेखाएं क्या है? मोटी मोटी है। दूर से अगर देखेंगे तो ये जो पोर्शन है, लाल वाली रेखाओं का जो पोर्शन है, ये आपको गाढ़ा नजर आएगा, दूर से ही गाढ़ा नजर आएगा। और इस लाल वाले के ठीक बगल में भी एक आकृति, यहाँ पर ये वाला मामला है, इसको आप ये देखिए, ये वाला हिस्सा जो है ये थोड़ा हल्का नजर आ रहा है। तो इसमें दो तरह की आकृति हुई, हल्का और गाढ़ा वाला। तो हल्का गाढ़ा ये क्या है, क्यों ऐसा नजर आता है? तो कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, इसमें होता है एक्टिन और मायोसिन। क्या होता है? एक्टिन और मायोसिन होता है। यानी हमने देखा था दो जेड लाइन होता है, ये जो है ना, ये देखिए ये जेड की आकृति ऐसे लाइन बना रही है, जेड, इसीलिए इसको जेड लाइन कहा गया। एक जेड लाइन यहाँ है, यानी कि ये जो हल्की वाली जो पट्टी है, बैंड है, उस बैंड में, और इधर जो एक हल्की वाली ये बैंड है, इसके बीच में जेड लाइन है, ठीक बीचों बीच जेड लाइन है। तो दो जेड लाइन के बीच का जो स्थान है उसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, उसको सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर। उस सार्कोमियर को हम लोगों ने ऐसे समझा था कि ये कमरा है, रूम है। उस रूम में हमने कहा था ऐसा कमरा और भी है, इसी में और भी ऐसा कमरा एक ही नहीं है। इस मायोफैब्रिल्स में एक ही सार्कोमेयर नहीं है, कई सार्कोमेयर। उस सार्कोमेयर के अंतर्गत, उस कमरे के अंतर्गत आपको यहाँ पर एक ब्लू लाइन दिखाई दे रही है। ये ब्लू लाइन बीच में, ये ब्लू लाइन यहाँ लाल वाले को तो ओवरलैप कर ही रहा है, इधर तक भी ये निकला हुआ है सीधी लाइन। तो ये क्या कर रहा है? इसका नाम है एक्टिन। ये जो लाल वाली है इसका नाम है, क्या नाम है बताइए आप लोग? मायोसिन। एक्टिन मायोसिन। और मायोसिन दोनों क्या है? दोनों है प्रोटीन। एक्टिन और मायोसिन दोनों क्या है? प्रोटीन है। अब ये देखिए, ये लाल वाली तो यहां से लेकर के यहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक है। अब यहाँ एक चीज और बता देता हूँ, हो सकता है एग्जाम में पूछते हैं। ये जो हल्की रेखा है ना, ये हल्की वाली जो बैंड है, इसको कौन सा बैंड कहा जाता है? आई बैंड कहा जाता है। कौन सा बैंड? आई बैंड। आई बैंड क्यों कहा जाता है, उसका नाम है, वो नाम भी हम लोग देखेंगे। और ये जो गाढ़ा वाला है ना, पूरा लाल वाला जहां से जहां तक है, तो ये जो पूरा लाल वाला हिस्सा जहां से जहां तक है,
इसको कहा जाता है ए बैंड, इसका भी नाम है ए बैंड। अब ये जो लाल वाला हिस्सा है, आप इसको देखेंगे, लाल वाले हिस्से में दो चीजें ओवरलैप हो रही हैं। एक तो ये लाल वाला जो है ये मायोसिन है ही, एक्टिन जो है वो एक्टिन भी इसमें ओवरलैप हो रहा है। देखिए इसको थोड़ा हटा के देखिए, इसमें एक्टिन भी ओवरलैप हो रहा है। एक्टिन का काफी हिस्सा लाल वाले से मायोसिन के ऊपर है, यानी उस लाइन में थोड़ा हटके है, दोनों में डिस्टेंस है, ओवरलैप हो रहा है। अब जहां 5 लोग खड़े हो जाएंगे और जहां 4 लोग खड़े या 3 लोग खड़े हैं, तो 5 लोग वाला लगेगा ना थोड़ा घना सा, डेंसिटी ज्यादा होगी। उस डेंसिटी की वजह से ही ये गहरी लाइन होती है, उसको ए लाइन कहा जाता है, ए बैंड कहा जाता है। और जहां पर जिस पोर्शन में, इतने पोर्शन में सिर्फ हिस्सेदारी होती है एक्टिन की, एक्टिन ही होता है, तो उसको आई बैंड कहा जाता है, उसको हल्का बैंड कहा जाता है। ये बात समझ गए। अब इसमें दो चीजें और है जो एग्जाम की दृष्टि से, यानी जो आपका आई बैंड है उसको ठीक बीचों बीच कौन सी लाइन उससे गुजर रही है, कौन उसको ठीक बीचों बीच बांट रहा है, तो जेड जेड लाइन। लाइन बांट। ये मायोसिन मोटी होती है, एक्टिन पतली होती है, ठीक है। अब देखिए ये जो मायोसिन वाला है और उसमें एक्टिन का भी ओवरलैप है, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है, ए बैंड दिया है, गाढ़ा गाढ़ा बैंड दिया हुआ है। उसको ठीक बीचों बीच कौन काट रहा है, उसको बीचों बीच कौन काट रहा है, एम एम लाइन। लाइन, एम लाइन। आपसे 2 एग्जाम में क्वेश्चन हो गया, आई बैंड को ठीक बीचों बीच कौन बांट रहा है, जेड लाइन। और ए बैंड है, ए बैंड को ठीक बीचों बीच कौन बांट रहा है, एम लाइन, आई बैंड। अब देखिए ए आई वाले में क्या है, सिर्फ एक्टिन है, और इसमें क्या है, ए वाले में क्या है, एक्टिन का भी हिस्सा ज्यादा है, और पूरा का पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक आपका मायोसिन तो है ही है। अब होता क्या है, कॉन्ट्रेक्शन वगैरह कैसे होता है, तो यही जो है ऐसे आपस में सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। तो जब ये सिकुड़ता है, तो सिकुड़ने के दौरान क्या होता है, जो ए बैंड है वो वैसे ही रहता है, सिकुड़ता है, पास कौन आता है, तो एल बैंड वाला पास आएगा, इधर से भी आई बैंड वाला और इधर से भी आई बैंड वाला पास आएगा। यानी कि उसकी 2 लाइनें हो गई आपकी एक्टिन की, दोनों एक्टिन वाली लाइनें पास आएंगी। तो सिकुड़ता कौन है, आई बैंड सिकुड़ता, ये भी एग्जाम में हो सकता है। आई सिकुड़ता कौन है, आई बैंड सिकुड़ता है, और ए बैंड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी संकोचन किसमें हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन आई बैंड में, आई बैंड में। ठीक है। अब इसको हम लोग इसकी क्रियाविधि देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं, हम लोगों ने ये देखा, ये देखा, हाँ यहाँ पे और अच्छा समझ, एक्टिन मायोसिन है, देखिए मायोसिन तो इतना लंबा है, एक्टिन देखिए ये 2 है, तो ये दोनों एक्टिन ऐसे जाएगा, तो सिकुड़न किसमें हो रही है, एक्टिन वाले को आई बैंड कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक्टिन एक्टिन है, और जिसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों का ओवरलैप है उसको हम लोग ए बैंड कहते हैं। ए बैंड उसी स्थिति, उसकी चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्टिन वाला जो आई बैंड है उसकी चौड़ाई में फर्क पड़ता है। अब इसी में हम लोग आते हैं, ये तो हमने मायोफेब्रिल की बात देखी, यानी कोशिका के अंदर एक कोशिकांग है जिसको मायोफेब्रिल कहते हैं, उसकी संरचना, चूंकि वहीं पर सार्कोमियर वो कमरा है जहां पर ये घटनाएं हो रही हैं, यानी कि कॉन्ट्रेक्शन की घटना हो रही है, तभी मसल्स में गति होती है, ये हम लोगों ने देख लिया। लेकिन मायोफेब्रिल में सिर्फ एक ही सार्कोमियर नहीं है, बहुत सारे सार्कोमियर हैं, और ऐसे बहुत सारे मायोफेब्रिल हैं जिसमें सार्कोमियर, सारी घटनाएं उसमें हो रही है। अब गति कैसे होती है, हम लोग मूवमेंट कैसे कर रहे होते हैं, तो मूवमेंट आई बैंड सिकुड़ता है, ए बैंड चौड़ाई में नहीं सिकुड़ता है, देख लीजिए इस तस्वीर में, सिकुड़ता कौन है, आई बैंड, यानी कि एक्टिन वाला ऐसे पास आ रहा है फिर दूर जा रहा है, पास आ रहा है दूर जा रहा है, ये हो रहा है। और ये बेचारा जो आपका ये मायोसिन है, मायोसिन एज इट इज रहता है, मायोसिन में देख रहे हैं थोड़े छोटे 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 वो निकले हुए हैं, जैसे उनका हाथ निकला हुआ हो, वही टच होता है एक्टिन से, टच होता है। अब टच होता कैसे, कौन वो टच कराता है, ये सारी बातें हमारे दिमाग में आ सकती हैं, ऐसे कैसे मूवमेंट हो जाता है, तो गति क्यों होता है, सेंसरी नर्व ब्रेन को ये मैसेज भेजता है कि गति की जरूरत है, कुछ गति करना है, सेंसरी नर्व ये कहता है ब्रेन को। फिर ब्रेन क्या करता है, मोटर नर्व को मैसेज भेजता है, मोटर नर्व के जरिए मांसपेशियों में, मसल्स में ये संदेश भेजता है
कि गति करना है। अब संदेश भेजने से गति हो जाएगा क्या? आप किसी को कहोगे काम करना, सिर्फ कहने से गति हो जाएगा? नहीं होगा। तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, पैसा देना पड़ेगा। काम करना है दुकान पे तो पैसा चाहिए, सैलरी देनी पड़ेगी, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा क्या होता है? एटीपी होता है। यानी एटीपी की वजह से एडिनोसिन, एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी हम लोग इसका डिटेल में पढ़ेंगे, एटीपी में कैसे ऊर्जा जो है कैसे हमारा ग्लूकोज एटीपी तक पहुंचता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो एटीपी से एनर्जी मिलती है, वहां से संदेश आया, एनर्जी मिली, फिर वहां एक एसआर वाला एरिया होता है। उस एसआर वाले एरिया में, यानी कि वो मायोफेब्रिल्स में ही एसआर एरिया होता है, जहां पर कि आपको आयंस होते हैं। वो आयंस वहां से निकलता है, क्योंकि यहाँ से मैसेज दिया ब्रेन ने, आयंस निकला। और आयंस जैसे ही जाता है वैसे ही एक्टिन से, एक्टिन जो है वो एक्टिव होता है, और एक्टिन एक्टिव होकर के उससे मायोसिन से उसका संपर्क होना शुरू हो जाता है। जैसे मैसेज हो गया कि अब हमें नहीं जरूरत है एक्शन की, कार्य की, तो वो फिर जो है वो आयन अंदर चला जाता है। ए बैंड देख लिया, आई बैंड देख लिया। अब इसको मैं, ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ता हूं। जो लाल वाली रेखाएं हैं उतनी दूरी तक गाढ़ा दिखता है। ऐसा मायोसिन के मोटे होने की वजह से, जो अभी सरिता जी ने पूछा, मायोसिन मोटा होता है उसकी वजह से होता है। साथ ही इसके एरिया में, साथ ही इस एरिया में एक्टिन का भी कुछ भाग होता है जो मायोसिन के साथ ओवरलैप हो रहा है। इससे इसकी डेंसिटी और बढ़ जाती है, इसलिए गाढ़ा दिखता है। इसीलिए इसे गहरी लाइन कहते हैं, इसे ए बैंड कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी सार्कोमेयर का वह भाग जहां जहां केवल मायोसिन तंतु और एक्टिन तंतु का ओवरलैप हो रहा है, उसको हमने ए बैंड कहा। और जहां सिर्फ जहां सिर्फ एक्टिन वाला होगा, वो आपका क्या हो जाएगा? आई बैंड हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया? हल्की लाइन उसको कहते हैं जहां सिर्फ एक्टिन होता है। तो एक्टिन पतला होता है, हमने मोटा पतला देखा हुआ है, तो एक्टिन पतला होता है और वहां मायोसिन नहीं होता है। तो इस वजह से उसको क्या कहा जाता है? उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए उसको हल्का बैंड कहा जाता है। उसका नाम दिया गया है आई बैंड। अब आई बैंड और ए बैंड डिनोमिनेट करता है किसी नाम को। अब आई बैंड और ए बैंड का नाम क्या है? ये देखिए, ए बैंड का नाम है एन आइसोट्रॉपिक बैंड, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। इसीलिए उसको ए, उसका पहला अक्षर लिया गया, ए बैंड कहा गया। और आई बैंड का जो नाम है वो है आइसोट्रॉपिक बैंड। तो आइसोट्रॉपिक बैंड हुआ आई बैंड। हम लोगों ने ये भी देखा कि गहरी लाइन के ठीक बीचों बीच एम लाइन गुजरती है। गहरी लाइन कौन सी हुई? ए बैंड। तो ए बैंड को बीचों बीच एम लाइन जो है उसको बांटता है, जबकि जेड लाइन जो है वो आई बैंड को, यानी हल्की लाइन को बीच से बांटता है। ये भी क्लियर हो गया? हम लोगों ने कल देख लिया था, दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को हम लोग सार्कोमियर कहते हैं। उस मसल सेल्स के अंदर और क्या क्या होता है उसमें दो तीन चीजें हम लोग देख लेते हैं। एक तो सार्कोमा होता है, सार्कोलेमा होता है। कोशिका पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली जो होता है, उसको कहा गया है सार्कोलेमा। एक होता है सार्कोमेयर। सार्कोमेयर और सार्कोलेमा दोनों में अंतर है। सार्कोलेमा क्या है? वो जो सेल है आपका, मसल्स का जो सेल है, उसका जो सुरक्षा घेरा है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं, उसको यहाँ पर सार्कोलेमा कहा गया है। सार्कोलेमा सार्कोमेयर में बड़ा अंतर है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला शब्द है, ध्यान रखिएगा। सार्कोलेमा हो गया उस पूरी कोशिका का लेयर, और सार्कोमेयर हो गया उस कोशिका के अंदर जो फेब्रिल है, जो तंतु है, उस तंतु का एक छोटा पोर्शन, सबसे छोटी इकाई जहां पर गति होती है। और दूसरा हम लोगों ने एंडोमीशियम देखा था। अब आप कहोगे सार्कोलेमा, आप कह रहे हो कोशिका का बाहरी आवरण है, फिर आपने एंडोमीशियम कहा हुआ था कि कोशिका के ऊपर जो है लेयर बनाता है। दोनों में अंतर है। सार्कोलेमा कोशिका का आंतरिक हिस्सा है जो एक कोशिका का अपना है, जबकि एंडोमीशियम क्या होता है? ये आपको वेसिकल में होता है, और ये एंडोमीशियम हर एक सेल को, हर एक जो आपका मसल्स सेल है उसको अलग करने के लिए एक घेरा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी पहना हुआ है ये टी शर्ट और मैं कोशिका हूँ,
तो ये जो टी शर्ट है ये मेरा सार्कोलेमा हो गया। लेकिन अगर 10 लोग मिलकर के हम कहीं जाएं और हमारे लिए अलग अलग एक ऐसा बना दिया जाए घेरा कि इस घेरे में तुम रहोगे, इस घेरे में तुम रहोगे, 10 लोगों का अलग अलग घेरा दिया, तो वो जो घेरा होगा वो इंडोमीशियम होगा। वो बाहरी आवरण के हमें सबसे अलग कर, हम 10 एक साथ हैं खड़े, लेकिन वो लेयर हमें एक दूसरे से अलग कर रहा है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, अब इसी में ध्यान रखिएगा, उसमें नर्व सेल्स भी होते हैं, उस सेल्स के पास पहुंच रहा है, उसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं, सारी चीजें वहां जुड़ी होती हैं। किसमें जुड़ी होती हैं? वो एंडोमीशियम से जुड़ी होती हैं, और कोशिका को वो नियंत्रण वहां पर मैसेज वगैरह भेजती हैं। एक और चीज होती है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ये मसल्स फाइबर यानी कोशिका के साइटोप्लाज्म को ही सार्कोप्लाज्म कहा गया, यानी कोशिका द्रव्य जो होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं सिंपली, वैसे एक कोशिका एक सेल के अंदर, लेकिन मसल्स सेल में उसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। सार्को से बड़ा संबंध, बड़ा प्यार है, तो उनको क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्म। ये ध्यान रखेंगे। और मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, जैसे यहाँ देखिए इस तस्वीर में आपको माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी दिखेगा। एक और चीज होता है जो मसल सेल्स में होता है, न्यूक्लियाई एक से ज्यादा होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। मसल सेल्स में न्यूक्लियाई एक से ज्यादा होते हैं, वो भी बाहर होते हैं, अंदर नहीं होते हैं, बाहर होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं सार्कोमेयर। हम लोगों ने देख ही लिया था, सबसे छोटी इकाई होती है जो कि दो जेड बैंड के बीच का हिस्सा सार्कोमेयर कहा जाता है। सार्कोमेयर में हम लोगों ने ए बैंड और आई बैंड अभी देख लिया हुआ है। फिर एक और चीज होता है सेल में, सेल मतलब जो मसल्स सेल है, मसल्स फाइबर भी उसको कहते हैं मसल सेल्स को, उसमें होता है एक एस आर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये बहुत बड़ा रोल है, इसी में कैल्शियम आयन होता है, और जैसे इसको मोटर नर्व्स के द्वारा ब्रेन मैसेज भेजता है, ये कैल्शियम आयन को रिलीज करता है, और कैल्शियम आयन को जैसे ही रिलीज करता है वो जाता है वहां एक्टिन के पास, और एक्टिन के पास जाते ही उसमें एक्शन लाता है। फिर एक्टिन और मायोसिन आपस में घर्षण होता है एक दूसरे पर। फिर हम लोगों ने देखा कि ये आपका मायोफेब्रिल हुआ, और ये मायोफेब्रिल किस में है? तो मस्कुलर सेल में है। ये आपका मस्कुलर सेल हो गया। बहुत सारे मस्कुलर सेल मिला करके आपका जो है ये टिश्यू बनाते हैं, जिसको कि मस्कुलर टिश्यू या मस्कुलर फेसिकल कहते हैं सेल बंडल को, यानी मसल टिश्यू को फेसिकल कहते हैं, मसल फेसिकल। और बहुत सारे मसल टिश्यू मिल करके ये आपकी मांसपेशी है, जो ये आपकी मांसपेशी या जो भी हड्डी पे लगी हुई है वो मांसपेशी है। यहाँ तक क्लियर हो गया था, कल हम लोगों ने देख लिया था। उसमें एक और चीज हम लोगों ने देखा था कि जो सेल है, उस सेल का जो ऊपरी परत ये छिलका है, ये इसको हम लोगों ने देखा था इंडोमाइसियम कहते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा था जो फेसिकल है, उस फेसिकल के ऊपर जो ये छिलका वाला परत है या कह सकते हैं उसको पेरीमाइसियम कहते हैं। और मसल्स के ऊपर जो सुरक्षा घेरा होता है, आउटर सर्कल होता है, उसको एपीमाइसियम कहते हैं। ये भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया हुआ था। हाँ, अब इसमें एक चीज है, स्केलेटन मसल्स चूंकि बहुत क्रियाशील होती है और तेजी से इसमें क्रिया होती है, एटीपी वगैरह ऊर्जा भी इसमें लगती है, इसीलिए इसमें थकान भी होती है। हम लोगों ने अभी तक कौन सा देखा? ऐच्छिक मसल्स को देखा। अब हम लोग देखेंगे ऐच्छिक मसल्स को ही, उसको ही हम लोगों ने कहा था स्केलेटन मसल्स। अब दूसरा है अनस्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड टिश्यू हम लोग देखेंगे, जिसको कि स्मूथ टिश्यू भी कहा जाता है, स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। अब इसको हम लोग देखते हैं, दूसरा वाला किसका पढ़ रहे हैं, किसका दूसरा पढ़ रहे हैं हम लोग? मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल पढ़ रहे हैं। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू के दूसरा टाइप पर आए हैं। मस्कुलर टिश्यू का अच्छा। पहला टाइप कौन सा था? स्केलेटन मसल्स। दूसरा उसका है, उसी को स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है, स्ट्रेटेड टिश्यू। दूसरा है अनस्ट्रेटेड, और तीसरा है कार्डियक। अभी हम लोग पहुंचे हैं अनस्ट्रेटेड पर। अनस्ट्रेटेड का एक और नाम है स्मूथ मसल्स, यानी चिकनी होती है, चिकना मसल्स कहा गया। अब इसको देखते हैं। अनैच्छिक मांसपेशियां, जिससे कि इसका नाम ही है, अनैच्छिक मांसपेशियां अनैच्छिक उत्तक से बना होता है, और इसका कंट्रोल कहाँ पर होता है? एएनएस के द्वारा होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा इसका
कंट्रोल होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ही एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। तो ये परेशान नहीं होंगे, उसी के दो नाम बताए गए। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, क्योंकि पेट की मांसपेशियों में होता है ये स्मूथ पेशियां, स्मूथ सेल्स होते हैं, उस सेल्स से फिर टिश्यू, टिश्यू से मसल्स बनता है। तो हम अपने पेट की मांसपेशियों को, यानी कि जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको अनैच्छिक उत्तक से बनी हुई पेशियां कहा जाता है। और इसका शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है। तकली क्या का स्पिंडल मतलब जिसके दोनों तरफ जो है पतला होता है, बीच में मोटा होता है। दोनों तरफ, दोनों सिरा पतला होता है, बीच में मोटा होता है। एक और चीज इसमें खास है कि इसमें एक ही केंद्रक होता है, न्यूक्लियाई एक होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो आपके स्केलेटन मसल्स के टिश्यू हैं, मसल फाइबर जिसको कहा था हम लोगों ने, उसमें कई होते हैं, कई केंद्रक होते हैं, एक सेल के कई केंद्रक होते हैं। लेकिन अनस्ट्रेटेड में, यानी कि स्मूथ टिश्यू में या स्मूथ सेल में एक ही होगा। ये तो टिश्यू हो गया, कई सेल्स मिले हुए हैं, 3 3 6 7 सेल मिले हुए हैं मान लीजिए तस्वीर में, ये टिश्यू हो गया। तो टिश्यू में बहुत सारे आपको न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, लेकिन एक सेल में एक ही टिश्यू, एक ही न्यूक्लियाई होता है, एक सेल में एक न्यूक्लियाई, एक केंद्रक होता है। इसमें गति कैसी होती है? इसमें धीमी गति होती है, लयबद्ध संकुंचन होता है। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होता है। किसमें होता है? आंतों में हमारे पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होता है। और उस पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट में वो स्लोली होता है, धीमी गति से होता है, उसमें एनर्जी भी कम लगती है और ये लगातार काम करती है, उसके बावजूद इसमें थकान नहीं होती है। पहले वाले में स्केलेटन मसल्स में थकान बहुत होती है, क्योंकि बहुत मूवमेंट उसमें होता है। दूसरी बात है, इसमें कोई धारियां नहीं होती, धारियां होंगी तो वो रफ होगा, और इसमें धारियां नहीं होती है, इसीलिए स्मूथ होता है, इसीलिए इसको चिकनी पेशी भी कहा जाता है। इसमें भी मायोफाइब्रस पाए जाते हैं, मायोफाइब्रिल्स इसमें भी होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले इसकी संरचना बिल्कुल अलग होती है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम अपने कंट्रोल से पेट को नहीं इधर उधर कर सकते, आंतों को। पेट में, आंत में, गर्भाशय में, ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं, और भी बहुत जगहों पर ये पाई जाती हैं। ये किसी अस्थि से, बोन से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, स्मूथ मसल्स। काम क्या है इसका? इन्हीं पेशियों की वजह से हम जो भोजन करते हैं वो भोजन आगे बढ़ता है, पाचन में वो मदद करता है क्रमाकुंचन गति के द्वारा। इसी गति से, इसी की गति से, मतलब स्मूथ मसल्स में जो गति होती है, भोजन नीचे खिसकता है, हम लोग यूरिन पास करते हैं, उसमें भी स्मूथ मसल्स का ही रोल होता है। साथ ही फेलोपियन ट्यूब से जो अंडाणु गर्भाशय की ओर खिसकता है, उसमें भी इसी मसल्स का, नहीं स्मूथ मसल्स का ही रोल होता है। और हमने इसमें भी वो सारी बातें लिख दिया हुआ और रिपीट होंगी। इसको आगे बढ़ते हैं। इस स्मूथ मसल्स में एक और मसल्स सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं अवरोधनी पेशी, स्पिंटर मसल। मसल, ठीक है, बहुत सुंदर। वैसे जेड लाइन नहीं होता है, जी लाइन होता है, हम लोग जेड बोल देते हैं इंडिया में। जब आप फॉरेनर्स का वीडियो देखेंगे वो जेड को जेड कभी नहीं, जी बोलते हैं, जी। ये गोलाकार पेशी होती है, और ये जहां पर छिद्र होता है, जैसे मान लीजिए गुदाद्वार है, तो वहां पर ये वाली पेशी होती है, स्फिंक्टर मसल होता है, और ये क्या करता है? वाल्व का काम करता है, गुदाद्वार में मजबूती लाता है कि आप मल बाहर होने के बाद ये उसको बंद कर देता है, खोलने बंद करने में ये मदद करता है। गुदा मार्ग और मूत्र मार्ग पर ये होता है, और भी जगहों पर होता है, 2 उदाहरण दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं मस्कुलर टिश्यू में। जो तीसरा है वो है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स भी अनैच्छिक ही होता है, इनवॉलेंट्री ही होता है ये भी, लेकिन इसकी संरचना जो होती है, कार्डियक जो सेल होता है, इसकी संरचना बिल्कुल अलग होती है। और इसके सेल से बनी हुई जो टिश्यूज हैं और टिश्यूज से मसल्स बना हुआ, ये सिर्फ आपके हृदय में पाया जाता है, और ये शाखाओं में बटा हुआ, ब्रांचेज होते हैं इसके। इसमें भी धारियां होती हैं, लेकिन ब्रांचेज होते हैं, ब्रांचेज से जुड़ा होता है। इनकी शाखाएं मिलकर के क्या करता है? एक जाल का निर्माण कर देता है। इसीलिए बिल्कुल डिफरेंट तरीके का ये होता है, और वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया उसके मुताबिक ये सिर्फ हृदय में पाया जाता है और कहीं नहीं होता है। इसमें भी एक केंद्रक होता है,
इसमें भी कितना केंद्रक होता है इसके सेल में, इसकी कोशिका में एक होता है। लेकिन इसमें एक चीज है कि कुछ इसमें सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा से केंद्रक भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर सेल में एक ही केंद्रक होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत जगहों पर ये लिखा नहीं मिलता, सिर्फ मिलता है कार्डियक मसल्स के जो सेल होते हैं उसमें कितने न्यूक्लियाई होंगे, तो हम कहते हैं एक न्यूक्लियाई होंगे। लेकिन और गहराई में जाएं तो आप पाएंगे कि उसमें कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें दो से ज्यादा न्यूक्लियाई भी होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी इसमें कुछ सेल होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। हृदय पेशी की जो कोशिका होती है उसमें उसके केंद्रक में, उसका जो केंद्रक होता है वो सार्कोमेयर से घिरा होता है। उसका केंद्रक जो न्यूक्लियर होता है वो सार्कोमेयर से घिरा होता है, यानी सार्कोमेयर शब्द इसमें भी आया हुआ है। और इसके अंदर छोटे छोटे बेलनाकार फाइबर इसमें भी होते हैं, यानी मायोफाइब्रिल्स इसमें भी होता है, हृदय पेशी में भी होता है। और उसकी तस्वीर ये देखिए, यहाँ पर इसमें भी रेखाएं हैं, इसमें मायोफाइब्रिल्स वाली स्थिति आती है, लेकिन उसकी संरचना से इसकी संरचना बिल्कुल अलग है। हम लोग इसका कंपेयर करके भी तीनों का अभी देखेंगे। ये भी अनैच्छिक होती है, हार्ट मसल्स को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और हार्ट में जीवन पर्यंत, जब से हम जन्म लेते हैं और मृत्यु पर्यंत तक ये काम करता रहता है, बावजूद इसके ये थकता नहीं है, थकान इसमें नहीं होती, फटिगनेस नहीं होती है। ये थक गया तो गए काम से, हार्ट बीट थक गया, बंद हो गया तो खत्म। तो ये पूरे शरीर में क्या करता है, ब्लड को पूरे शरीर में रक्त संचार को बनाए रखने में मदद करता है। और हृदय पेशी में ही एक होता है इंटरकेलेटेड डिस्क होता है, उस डिस्क की वजह से हार्ट में गति होती है। नोड भी होता है, जब हम लोग हार्ट को पढ़ेंगे तो उसमें वो सब बाकी चीजें देखेंगे। लेकिन एक डिस्क होता है इंटरकेलेटेड डिस्क, उस डिस्क की वजह से गति होती है। जैसे वहां हम लोगों ने एक्टिन और मायोसिन देखा था, वैसे यहाँ पर हृदय में होता है। और देखिए संरचना में कैसे है, ये देखिए जैसे जाल बनाया हुआ है ना, ये जाल वाली संरचना इस तरीके की होती है। अब हम लोग तीनों का एक बार तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं। इसका हम लोग पढ़ रहे हैं, ये देखिए क्या पढ़ रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। हम लोग पेशीय उत्तक पढ़ रहे हैं। पेशीय उत्तक के तीनों प्रकार, पेशीय उत्तक के तीन प्रकार हैं। स्केलेटन मसल्स, दूसरा है स्मूथ मसल्स, उसी को अनस्टेटेड कहा जाता है। उसके बाद है तीसरा कार्डियक टिश्यू तीसरा है कार्डियक टिश्यू। ये होता है पेशीय उत्तक के तीन प्रकार है। उसको हम लोग एक बार कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो जो आपके रेखीय पेशी है जिसको स्केलेटन मसल्स या स्केलेटन मसल्स कहा जाता है, नाम ही है स्केलेटन मसल्स, तो अस्थियों से जुड़ा होता है, आपकी हड्डियों से जुड़ा होता है। अनस्ट्रेटेड मसल्स जिसको कि स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, चिकनी मांसपेशी कहते हैं, इस शरीर के आंतरिक अंगों में होती है, पेट के अंदर होती है। इससे आंतें, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब होती है। फिर है कार्डियक मसल्स, तो ये आपका कहाँ हो गया है, हृदय की दीवारें, मतलब हार्ट जो बना हुआ है वो कार्डियक टिश्यू से बना हुआ है, कार्डियक सेल से बना हुआ है। फिर शेप की बात करें तो ये लंबी होती है, कौन सा है ये स्केलेटन वाला, लंबी और बेलनाकार होती है, सिलिंड्रिकल होती है। और इसकी शेप क्या होती है, स्पिंडल शेप होती है, यानी दोनों सिरा पतला, बीच में मोटा सा होता है। किसका है, चिकनी पेशी का है ये। और इसका कार्डियक वाले का क्या होता है, शेप शाखाएं जैसी होती है इसकी, होती तो ये भी लंबी है, लेकिन इसकी शाखाएं जाल की तरह इनकी कोशिकाएं बनी होती है। फिर धारियां, तो धारियां दो पर होती है, एक पर नहीं होती। किस पर होती है, स्केलेटन मसल्स पे धारियां होती हैं और इस पे कार्डियक मसल्स पे धारियां होती हैं। लेकिन चिकनी जो मसल्स है, चिकनी सेल्स हैं, उस पर धारियां नहीं होती। फिर है केंद्रक, केंद्रक हमने देखा मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कौन होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो जो स्केलेटन मसल्स वाले जो सेल होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और बाकी दोनों यानी कि चिकनी और कार्डियक वाला सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है। कार्डियक वाले में इसको देना पड़ेगा, यहाँ लिखा है। कार्डियक वाले में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस उसको मानकर चलते हैं, इसलिए एक केंद्रक बोल देते हैं। कंट्रोल की बात आती है कि हम किस पर, कौन से मसल्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। हम सिर्फ स्केलेटन मसल्स जो है, जिसको स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, उसी पर सिर्फ कंट्रोल होता है, वॉलंटरी मसल्स होती है वो। बाकी दोनों जो स्मूथ मसल्स है और कार्डियक मसल्स है, ये दोनों इनवॉलंटरी मसल्स के श्रेणी में आती हैं। अब हम लोग आते हैं स्पेशल फीचर्स, क्या होता है, तेज संकुचन होता है। किसमें तेज संकुचन होता है,
स्केलेटन मसल्स में, यानी स्केलेटन मसल्स के टिश्यू या सेल्स में तेज संकुचन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, और जो आपकी चिकनी पेशियां हैं अनस्ट्रेटेड वाला, उसमें धीरे धीरे संकुचन होता है, थकान नहीं होती है। और इधर कार्डियक वाले में भी लयबद्ध जीवन पर्यंत गति होती रहती है, उसमें भी थकान नहीं होती। वो जब थकता है तो एक ही बार में राम नाम सत्य होता है। फिर फंक्शन की बात करें तो स्ट्रेटेड वाला जो आपका मसल्स है वो लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक हम चले जाते हैं उठ करके, लोकोमोशन कहते हैं। और दूसरा जो है गति हुआ कि हाथ ऊपर उठा लिया, तो ये आसन को बनाए रखने में, किसी भी आसन, किसी विशेष शरीर की स्थिति बनाना, उसी को आसन कहा गया, ये होगा। दूसरा जो आपका है जो अनस्ट्रेटेड मसल जिसको चिकनी पेशियां कहते हैं, उसमें क्रमाकुंचन गति होती है। पेरिस्टेलसिस वो गति जी सर, पेरिस्टेल्सिस। सही बोला ना, पेरिस्टेलसिस गति होती है। और वो रक्त वाहिनियों का भी संकुचन उसमें होता है। और जो तीसरी कार्डियक वाला है वो रक्त को पंप करते हैं पूरे शरीर में, ऊपर नीचे रक्त को बांटने का काम कौन कर रही है? कार्डियक मसल्स करती हैं। हम लोगों ने भी क्या देखा? पेशीय उत्तक के 3 प्रकार को देखा, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? टिश्यू पढ़ रहे हैं। टिश्यू में कितने प्रकार हम लोगों ने पढ़ा अभी तक में? एक बार बताएंगे कोई? एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, the मस्कुलर टिश्यू, muscular tissue, हाँ, तीसरा चौथा muscular, है बस टिश्यू, nervous चौथा tissue, एक हो गया। एपिथेलियल, कनेक्टिव और मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये 4 टिश्यू हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एपिथेलियल पढ़ा जो स्किन वगैरह पे होता है, कनेक्टिव वाला तो पूरे शरीर में फैला होता है, ये हम लोगों ने मोटा मोटा इसको देखा था। फिर हम लोगों ने अभी जो सबसे डिटेल पढ़ा वो मसल टिश्यू को पढ़ा, पेशी उत्तक को पढ़ा, जिसके 3 प्रकार पढ़े। पेशी उत्तक के 3 प्रकार हम लोगों ने पढ़ा। अब हमें तंत्रिका उत्तक को पढ़ना है। अब क्लियर हुआ ये वाले से? अब यहाँ देखिए, पेशी उत्तक हम लोगों ने पढ़ा, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, कार्डियक। अब यहाँ तक अब हम लोग चौथे पर आएंगे, नर्वस टिश्यू पर। नर्वस टिश्यू को थोड़ा सा देखेंगे, फिर नर्वस टिश्यू कल हम लोग इसको रिपीट कर लेंगे, फिर थोड़ा सा देखते हैं नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू में कई शब्द ऐसे आते हैं कि हमें कंफ्यूजन होती है। और नर्वस टिश्यू में सेल भी होता है, इसका लंबा लंबा सेल होता है, 1 मीटर 1.5 मीटर तक भी सेल होता है। तो तंत्रिका उत्तक उसी को नर्वस टिश्यू इंग्लिश में कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। तंत्रिका कोशिका यानी कि उसको तंत्रिका कोशिका का नाम है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जैसे ही शब्द आपके सामने आए तो आप समझ लो एक सेल की बात हो रही है, एक कोशिका की बात हो रही है, एक सेल की बात हो रही है। यानी कि नर्वस टिश्यूज न्यूरॉन्स से बने होते हैं। न्यूरॉन्स का मतलब है सेल, उस सेल का, नर्वस सेल का नामकरण है न्यूरॉन्स। और पूरा जो तंत्रिका तंत्र है यानी नर्वस सिस्टम है, वो किससे बना हुआ है? नर्वस टिश्यू से बना हुआ। पूरा तंत्रिका तंत्र नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। और तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जटिल संरचना होती है। इसकी संरचना को हम लोग कल पूरा डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा देखते हैं। तंत्रिका उत्तक में 2 कोशिकाएं होती हैं। कई जगहों पर कहा गया एक ही कोशिका होती है, दूसरा वाला तो उसको सपोर्टिव होता है, कनेक्टिव टिश्यू इसको कहा जाता है, इसीलिए इसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम लोग दोनों पढ़ लेते हैं, क्या पता एग्जाम में आ गया तो आप परेशान नहीं होंगे। तो तंत्रिका उत्तक में 2 कोशिकाएं जनरली होते हैं, एक तो न्यूरॉन्स हम लोगों ने देखा, और दूसरा ये होता है न्यूरोग्लिया कोशिका होते हैं। न्यूरोग्लिया क्या होता है? बाहर रहता है, और बाहर रह करके उसको उस पोषण देता है, उसको क्रिया करवाने में मदद करता है, प्लस उसका सुरक्षा घेरा बनाता है। साथ ही न्यूरॉन्स को जोड़ने में भी ये मददगार होता है न्यूरोग्लिया। लेकिन ये जैसे ही जोड़ने में मददगार हुआ तो इसको कनेक्टिव सेल भी कहा, यानी कनेक्टिव सेल के अंतर्गत भी इसको रखा जाता है। और कई जगहों पर इसको 2 कोशिका कहा गया है कि आपको तंत्रिका कोशिका की संरचना में दोनों को ध्यान रखिए कि 2 कोशिका उसमें होती है तंत्रिका में। लेकिन मेन तो यही है जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, इसी की संरचना हम लोगों को पढ़ना है। 2 न्यूरॉन्स जो जुड़ते हैं उसके ज्वाइंट्स को क्या कहते हैं, एक न्यूरॉन्स में कितनी चीजें होती है, पूरी बॉडी को हमें देखना होता है। यानी कि न्यूरॉन्स मतलब सेल, किसका सेल? तंत्रिका का सेल। अब न्यूरॉन की संरचना में देखिए जैसे कितनी चीजें होती हैं। 2 पार्ट में अगर उसको बांटे, एक सेल बॉडी को बांटे, एक एक्सॉन को बांटे। तो सेल बॉडी आपका हो गया
पूरा जो ऊपर वाला बाहरी हिस्सा होता है उसको सेल बॉडी कहते हैं। उसमें कितनी चीजें होती हैं सेल बॉडी में? साइटोप्लाज्म होता है, यानी जो द्रव्य हो गया। उस साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कण होते हैं, प्रोटीन के कण होते हैं। वही कण आपको काम करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन का छोटा छोटा कण। फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, बीचों बीच एक बड़ा सा केंद्रक होता है। फिर उसमें बहुत सारे हाथ ऐसे निकले होते हैं जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। वो डेंड्राइट्स ही बहुत पूरे शरीर में फैला हुआ है, जैसे यहाँ टच कर रहे हैं तो महसूस हो रहा है। डेंड्राइट्स तुरंत मैसेज भेज रहा है लेकर के, वो बॉडी को भेजेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। तो पहला जो टच करके जो वो लेता है, मैसेज को लेता है, वो डेंड्राइट्स ही है। फिर डेंड्राइट्स के नीचे उसके जो है डंडी निकली होती है, उसको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन में कई चीजें होती है, माइलिन होता है, फिर माइलिन शीट्स होता है, पूरे माइलिन हुआ, फिर कई माइलिन्स को मिला करके माइलिन शीट्स बोलते हैं। फिर उसी में स्वान सेल भी होता है, एक स्वान सेल उसको सुरक्षा देता है, माइलिन को भी सुरक्षा है आप कह सकते हैं, एक्सॉन को सुरक्षा घेरा देता है, स्वान सेल होता है। फिर उसे में रेनवियर का नोड एक बहुत जो है ये इंपॉर्टेंट आता है। रेनवियर का नोड क्या होता है? तो दो माइलिन के बीच का जो नोड होता है, ज्वाइंट होता है, उसको कहता है रेनवियर का नोड। इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर नर्व का एंडिंग वाला हिस्सा होता है, थोड़ा सा इसकी संरचना आपको आज दिखा देते हैं, फिर हम लोग इसको कल डिटेल में जानेंगे। जैसे ये संरचना है, इस संरचना में अभी इसको पूरा बनाना बाकी है। इस जैसे ये क्या है? न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन में देखिए ऊपर भी ये जो फैला हुआ बड़ा सा लग रहा है, जैसे इसकी मुंडी है, तो मुंडी का जो बीच वाला हिस्सा हो गया ना, ये पूरी मुंडी को मान ले, ये हो गया बॉडी सेल। इसको बॉडी सेल कहा गया। इस बॉडी सेल में बीच में जो ये गोल वाला हिस्सा है, ये हो गया आपका केंद्रक, इसको केंद्रक कहते हैं। और इसी में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और इसी में छोटी छोटी इसको और थोड़ा बड़ा कर, छोटी छोटी दाने टाइप से दिख रहा है। वो जो दाने दिख रहा है वो दाने नहीं, वो बेसिकली प्रोटीन के कण है। और जो बाहर जो हाथ निकले हुए ऐसे फैले लहरा रहे हैं, वो कई पार्ट्स में ऐसे बटे होते हैं। इसमें तो छोटा सा दिखाया है, वो जो हाथ है वो डेंड्राइट्स है। और फिर यहाँ पर देखिए एक्सॉन हो गया, उसके ठीक नीचे, बॉडी के ठीक नीचे वाला जो पीला पीला वाला है, यही पूरा नीचे तक का हिस्सा, इसको एक्सॉन कहा जाता है। और फिर इधर भी लगेगा इसके जैसे हाथ निकले हुए, नीचे की तरफ भी इसका जैसे हाथ निकला हुआ है। लेकिन नीचे जो हाथ निकला है उसमें देखिए गांठ बना हुआ है, छोटी छोटी गोलियां बनी हुई है। वो फिर दूसरे न्यूरॉन से जुड़ जाता है, एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ जाता है। अब जो एक न्यूरॉन्स देखिए यहाँ दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ा हुआ है, तो एक न्यूरॉन्स जो दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ा होता है, उस ज्वाइंट को, बीच के संधि स्थल को सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स यानी दो न्यूरॉन्स के बीच के संधि स्थल को सिनेप्स कहा जाता है। यहाँ तक ही आज हम लोग रखेंगे। फिर उसके बाद अभी आपके 9 बजे की क्लास है, फिर हम लोग इसको पूरा एक एक पढ़ लेंगे। इसको अभी बहुत सारा कुछ इसमें बनाना है, लिखना बाकी है।